सेक्सी मालिश भाग 15। प्रोफेसर जनार्दन के घर से निकलकर मैं यूं ही अनाप शनाप विचारों में खोई सड़क पर बढ़ती चली जा रही थी। अभी न जाने स्वयं से क्या क्या बातें करती कि तभी एक सैलून दिखाई दे गया, जिसे देखते ही मन में एक अनोखी योजना पनपी और मैं उस सैलून में प्रविष्ट हो गई। हजाम से बोली, मेरा हेयर स्टाइल चेंज कर दो। हजाम ने मुझे गौर से देखा, फिर इशारा किया कि मैं उस कुर्सी पर बैठ जाऊं। मैं बैठ गई। फिर 10 मिनट में ही मेरे बालों को उसने एक नया लुक दे दिया। जब मैं उस हजाम को पैसा देने लगी तो वह मुझे घूरते हुए बोला, न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको कहीं देखा है, पर कहाँ देखा है बस यही याद नहीं आ रहा। अच्छा हाँ, आज सुबह ही तो मैंने आपकी तस्वीर एक दीवार पर देखी थी। आप तो इतनी भोली और मासूम हैं, भला पुलिस को आपकी ज़रूरत क्यों हो सकती है? ये पुलिस वाले भी कितने कमीने होते हैं, अच्छे भले आदमी को भी अपराधी करार दे देते हैं। हजाम ये कहकर हंसने लगा, यह मर्दाना हेयर स्टाइल तो आप पर और भी खिल रही है। मैडम, क्या एक मासूम और हसीन चेहरा भी अपराधी हो सकता है? मुझे क्या पता, लेकिन इतना तो ज़रूर है, अपराधी कोई भी चेहरा हो सकता है। यह कहते हुए मैंने उसे पैसे दिए और वहाँ से हवा की तरह निकल गई। अब मैं सड़क पर तेज़ गति से भाग रही थी, तभी मैं किसी से टकराई और धड़ाम से एक तरफ जा गिरी। संभल कर जब उठी तो देखा एक भारी भरकम मोटी महिला से मैं टकरा गई थी। उसने आगे बढ़कर मुझे उठाते हुए कहा, बड़ी खूबसूरत हो, लगता है कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है। अकेली जवान युवती के लिए यह दुनिया अब कहाँ रह गई है। मैं औरत हूँ, इसलिए तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। तुम्हें छुपने के लिए आसरा चाहिए तो मेरे साथ चल सकती हो। मैं मजबूर और दुखी महिलाओं के लिए एक मसीहा हूँ। पुलिस का खौफ मुझे खाए जा रहा था। मैं उदास स्वर में बोली, आंटी, मेरा पीछा स्वयं मेरी जिंदगी ही कर रही है। मैं भागते भागते थक गई हूँ। ऐसी बात है तो मेरे साथ चलो। यह कहकर वह महिला एक ऑटो रिक्शा में जाकर बैठ गई। मैं भी उसकी बगल में जाकर बैठ गई। वह महिला बहुत ही खुश हुई। मुझे तुम्हारी मदद करके बहुत खुशी हो रही है। यही तो जीवन है। कोई आधे घंटे बाद जब ऑटो रिक्शा से उतरकर मैं एक बड़ी सी बिल्डिंग में पहुंची तो मुझे बड़ा ही अजीब सा लगा। वह 5 मंजिली बिल्डिंग नीचे से ऊपर तक सिर्फ महिलाओं से ही भरी पड़ी थी। मैंने चारों तरफ नजर उठाकर देखा। जो भी महिला मुझे दिखी उसके चेहरे पर बनावटीपन के भाव थे। उस मोटी महिला को घूरते हुए मैंने पूछा, आंटी, आप ऐसी भीड़भाड़ वाली जगह में रहती हैं। यहाँ रहने वाले घर गृहस्थी वाले लोग तो लगते ही नहीं, न बच्चे न पुरुष, सिर्फ महिलाएं। ये सब क्या है? पुरुष भी तुम्हें नजर आएंगे, जरा शाम तो होने दो। वैसे भी तुम्हें दूसरों की परवाह करने की जरूरत ही क्या है? अभी तो तुम थकी हो, आसरे की तलाश में भटक रही थी, और तुम्हें ऐशो आराम की जिंदगी मुहैया करा दी तो नाक भौं सिकोड़कर सवाल करने लगी। वह मोटी महिला मुझ पर खींच गई। फिर भी मैं दबे पांव सीढ़ियां चढ़कर पहली मंजिल पर आ गई। इतने में एक दूसरी महिला मेरे सामने आकर अचानक बोलने लगी, मेरा नाम संतो है। जानकी माँ ने तुम्हें यहाँ भेजा है ना? जाओ, जाकर उस कमरे में आराम करो। संतो के मुंह में पान था। वह जर्दा वाला पान खा रही थी। मैंने साहस कर पूछा, तुम कौन हो? तुम मुझे नहीं जानती। मैं इस मंजिल की सारी महिलाओं की मालकिन हूँ। तुम नई नई आई हो, इसीलिए मुझसे इस तरह की सवाल कर रही हो। संतो यह कहकर चली गई। मैं चुपचाप कमरे में आ गई, मगर कमरे में आते ही मेरी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। अरे, यहाँ तो मनोरंजन और ज़रूरत के सारे सुख साधन मौजूद हैं, लेकिन इन लोगों को मुझसे क्या लाभ हो सकता है, जो मुफ्त में मुझे ऐशो आराम की जिंदगी दे रहे हैं? इनका कोई तो मुझसे स्वार्थ होगा। आजकल दीन दुखियों की मदद बिना लाभ कोई करता ही कहाँ है। संतो तो मुझे बड़ी ही चालाक महिला लगी। यही सोचते हुए मैं पलंग से उठकर सोफे पर आ गई और पास में ही रखे एक चौड़े और लंबे शीशे में अपना चेहरा देखने लगी। इन कुछ दिनों में मेरे चेहरे की रंगत काफ़ी कुछ हद तक बदल गई थी। मेरा खिला खिला सा रहने वाला गुलाबी चेहरा मुझे गया था। रात दिन की भागदौड़ और सनकी पुरुषों की गंदी हरकतों ने शायद मुझे बदरंग बना दिया था। आज मैं पहली बार यह सोचने पर मजबूर हो गई थी कि मैंने अपनी सारी ऊर्जा यूं ही व्यय कर दी। समाज को सुधारने वाला अक्सर घाटे में ही रहता है, लेकिन मैं क्या करूं? मुझसे अन्याय देखा भी तो नहीं जाता। लाचार, निर्दोष और गरीब लोगों पर हो रहे जुल्म मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होते। ये सोचते सोचते मैं कब सो गई, इसका होश ही न रहा। काफी देर बाद एक करुण चीख ने मेरी गहरी नींद को तोड़ दिया। बगल वाले कमरे से चीखने की आवाज आ रही थी, मैं बीमार हूं, मुझ पर रहम करो संतो।
इन भेड़ियों को मेरे सामने से ले जाओ। ये अमीरजादे तेरे को भेड़िए नजर आते हैं, यही लोग तो हमारे भगवान हैं। ये ऐशो आराम की जिंदगी इन्हीं लोगों की बदौलत मिली है। मैंने इन लोगों से तेरा फोटो दिखाकर पूरे 25,000 रुपए एक रात के लिए हैं। तू मरे या जिंदा रहे, तुझे अपना तन तो आज की रात इनके हवाले करना ही होगा। तभी एक दूसरे कमरे से एक ऐसी करुण चीख सुनने को मिली, मैं बाबूजी के पास जाऊंगी, ये गंदे काम मुझसे नहीं होंगे। बाबूजी के पास जाएगी? बाबूजी ने ही तो तुझे पूरे 50,000 में जानकी माँ के हाथों बेचा है और तू उसी के पास जाएगी? मेरा अंग अंग गुस्से और घृणा से कांप रहा था, मेरी आंखें लाल पड़ गई थीं। तभी एक तीसरे कमरे से आती चीख मेरे कानों में पड़ी, तुम मेरे साथ सहवास करोगे? तुम्हारे मुंह में दांत भी नहीं है, तुम्हारे सिर के सारे बाल सफेद हो गए हैं। मुझे तो देखो, क्या मैं तुम्हारी बेटी की उम्र की नहीं हूं? क्या तुम अपनी बेटी के साथ सहवास करोगे? मुझे छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दूं? पूरे 10,000 दिए हैं, तू बेटी जैसी ही है ना? बेटी तो नहीं है। अरे भला वेश्या भी किसी को रिश्ते से बांधती है, तू तो बड़ी ही शातिरबाज लड़की है। क्या देह का गणित तेरे को नहीं मालूम? देह किसी की भी क्यों ना हो, जब मौके पर उपलब्ध हो तो सारे रिश्ते एक तरफ सरका दिए जाते हैं, और तू तो शरीर का सौदा करने वाली एक वेश्या है। चल आ इधर। बाबूजी मुझ पर रहम करो, मैं इसके पहले 4 मर्दों से मिल चुकी हूँ, अब मुझ में और हिम्मत नहीं है। अरे चल, मैंने पैसे दिए हैं, ऐसे में रहम करने लगा तो यूं ही लौटना पड़ जाएगा। आवाज आनी अचानक ही बंद हो गई थी। शायद वह बूढ़ा आदमी उस मासूम लड़की के साथ सहवासरत हो गया था। मेरे समूचे बदन में झुरझुरी सी दौड़ गई। इसी बीच उत्तर वाले कमरे से इस बार है चीख मुझे सुनाई दी तो मैं दरवाजे में आकर खड़ी हो गई। वह औरत घुटती आवाज में कह रही थी, मुझे नहीं चाहिए ये ऐशो आराम। गर्मी की दोपहरी में मैं मिट्टी फोड़कर सूखी रोटी खाकर रह लूंगी, सड़क किनारे बिना छत के ही सो जाऊंगी, लेकिन यह शरीर यानी मांस को बेचने का धंधा मुझे मंजूर नहीं है। तो यह पहले क्यों नहीं सोचा? मुझे धोखे से यहाँ मेरा मामा छोड़ गया। मुझे क्या पता था कि यह मांस की खरीद फरोख्त करने वाला शोरूम है। मुझे यहाँ से जाने दो, मैं मेहनत मजदूरी कर अपना पेट पाल लूंगी। यह ऐसे नहीं मानेगी, इसे नंगी कर दो, फिर इसके पूरी शरीर पर चाकू की नोक से लिख दो कि मैं वेश्या हूं। यह संतों की आवाज थी। एक महिला होकर भी वह एक महिला के प्रति इतनी कठोर और बेरहम हो सकती है, इसका अंदाजा मुझे नहीं था। महिलाओं का शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण महिलाएं ही यहाँ कर रही हैं। यहाँ ही क्यों, हर जगह का हाल यही था। मैं गुस्से से फटी पड़ी सोच रही थी, तो यह एक वेश्यालय है और वह मोटी महिला यानी जानकी माँ एक दल्ली है। मुझे यहाँ छोड़कर नोट बना गई। एक औरत को एक औरत ही दलदल में धकेल गई। ऐसे में भला महिलाओं का उत्थान कैसे होगा? मैं रहूं या न रहूं, लेकिन इसका मुकाबला अवश्य ही करूंगी। वेश्यालय महिलाओं के लिए सबसे बड़ा धोखा है और वेश्यावृत्ति एक बुरी लत। यही सोचती मैं कमरे से निकली और उत्तर की तरफ वाले कमरे की ओर दबे पांव बढ़ गई। मैं जब कमरे में घुसी तो आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। उस महिला को 2 वर्दीधारी सिपाही नंगा कर उसकी देह पर चाकू की नोक से मैं वेश्या हूं लिखने में मशगूल थे। वह दर्द और पीड़ा से सिर्फ छटपटा रही थी। चीख चिल्ला तो वह तो सकती ही नहीं थी, क्योंकि मुंह में साड़ी भी का कुछ हिस्सा लूं सा हुआ था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। दोनों सिपाही ड्रैकुला से भी कहीं अधिक खतरनाक और खूंखार मुझे लगे। मैंने सोचा, मुझे इन पर अचानक ही वार कर देना चाहिए। युद्ध में विजय उसी की होती है जो पहले वार करता है। मैंने आहिस्ता से अपने कमर से पिस्तौल खींच लिया, जिसे मौका पाकर मैं प्रोफेसर जरनादन की जेब से उड़ा लाई थी। पिस्तौल लौट था। मैंने पिस्तौल को बड़े ही प्यार से चूमा और एक की कनपटी पर टिकाते हुए घोड़ा दबा दिया। फिर बड़ी फुर्ती से दूसरे की कनपटी पर पिस्तौल का अगला सिरा टिकाते हुए बोली, यही है तुम्हारी मर्दागी। वेश्यालय में आकर बेबस और बेसहारा महिलाओं से खूनी खेल खेल रहे हो। मेरे यह कहते ही वह मेरी तरफ बाज की तरह झपटा, लेकिन तब तक गोली चल चुकी थी। अब मैंने भागकर संतों का पीछा किया और सीढ़ियों तक पहुंचते पहुंचते उसे गोली मार दी। वह भी वहीं लुढ़क गई। यह बुराई पर अच्छाई की जीत थी। अब जिसको जो समझना है समझे। वैसे कानून की नजर में तो यह गुनाह था। एक बात मेरी समझ में आज तक नहीं आई कि कानून है क्या चीज। उसकी अपनी कोई ठोस सोच, अपना अस्तित्व या अपना तरीका है भी या नहीं। गवाह जो झूठ सच कह देंगे वह मान लेगा।
कानून के पास अपराध की गहराइयों तक जाने का अपना कोई स्रोत या तंत्र तो है ही नहीं। मुझे ऐसे कानून पर दया आती है। निर्दोष लोगों को सजा देते देते वह स्वयं ही अपराधी बन गया है। मैं जीने के पास खड़ी यही सोच रही थी कि वेश्यालय आपकी सारी महिलाएं मेरे पास आकर खड़ी हो गईं। उन सबकी ही आंखों में खुशी की चमक थी। वे संवेद स्वर में बोलीं, आपने तो वह कर दिखाया जो अन्य महिलाएं करने की सोच भी नहीं आ सकती। यही तो महिलाओं की सबसे बड़ी कमजोरी है। महिलाएं चाहें तो मर्दों को नंगा करके उंगलियों पर नचा सकती हैं। महिला का अर्थ अबला नहीं, सबला है, और सबला का अर्थ महाशक्ति है। महाशक्ति सिर्फ औरतों को ही कहा जाता है, पुरुषों को नहीं। शक्ति के रूप में सिर्फ औरतों की ही पूजा होती है, पुरुष की नहीं। और शक्ति कभी भी कमजोर नहीं होती है। तुम सब महाशक्ति हो। इस तरह से स्वयं को जलील कराना और अपनी देह के साथ बलात्कार करवाना अच्छी बात नहीं है। तुम सब अब आजाद हो। अपना जीवन मेहनत मजदूरी कर पूरी आजादी के साथ जी सकती हो। लेकिन हम कहाँ जाएंगी? हमारे सारे रिश्ते तो टूट गए हैं। बाहर जाकर नए रिश्ते बनाओ, चरित्र बल को बढ़ाओ, जो भी करो अपनी इच्छा से करो। मैंने एक चिंगारी जला दी है, उसे आग की शक्ल में ढालना तुम सबका काम है। इतना कहकर मैं उस वेश्यालय की सीढ़ियां उतरने लगी। लगभग 200 महिलाएं भी मेरे साथ सीढ़ियां उतर रही थीं। मेरे हाथ में पिस्तौल था। मेरा चेहरा सामान्य नहीं था। मैं अभी भी गुस्से में भरी हुई थी। अगले ही पल मैं सड़क पर आ गई। आज़ादी की हवा किसे नहीं अच्छी लगती? उसमें बड़ा ही दम होता है। बाहर की हवा ने उन्हें इतना साहसी बना दिया कि वे एक एक कर मुझे धन्यवाद देती हुई जहां मन किया वहां चली गई। लेकिन मैं वहीं खड़ी खड़ी सोच रही थी, जो काम मैंने किया है, क्या कानून या पुलिस वाले वह काम वर्षों में भी कर पाते? पुलिस सबूत मांगती, कानून गवाह मांगता, फिर भी इन 200 महिलाओं के साथ कोई न्याय नहीं होता। देश में जरूरत की बुराई जब आंखों के सामने है, किसी पर खुलेआम अत्याचार हो रहा है, तब ऐसे में गवाहों और सबूतों की आवश्यकता ही क्या है? जज के सामने अदालत में अपराधी किसी को गोली मार देता है, फिर भी गवाहों की जरूरत होती है। क्या यही न्याय दिलाने की सही व्यवस्था है? मैं यह सोच ही रही थी कि तभी मुझे याद आया, अरे मैं तो पुलिस हिरासत से फरार एक मुजरिम हूँ। मुझे इस तरह खुले आकाश के नीचे खड़ा नहीं होना चाहिए। और फिर मैं आगे बढ़ती जा रही थी। तभी मेरी निगाह एक मसाज सेंटर पर जा ठहरी। मैंने सोचा, क्यों ना यहाँ बदन की मालिश करा लो। लेकिन जब अंदर पहुंची तो एक पुरुष ने मेरा स्वागत करते हुए कहा, हाँ मैडम, तो आपको मसाज करना है? ठीक है, उस कक्ष में जाकर लेट जाइए। उसने इशारा किया तो मैं उस कक्ष में जाकर लेट गई। लेकिन वहां मुझे यह देखकर बड़ी हैरानी हुई कि औरत की मालिश पुरुष कर रहे थे और पुरुषों की मालिश स्त्रियां कर रही थीं। तभी एक 35 वर्षीय तगड़ा सा मर्द मेरे नज़दीक आकर खड़ा हुआ। कपड़े उतार दीजिए मैडम। मैंने झिझकते हुए पैंट उतारी और कहा, मुझे सिर्फ अपनी टांगों की मालिश करवानी है। आओ मेरी टांगों की मालिश करो। मेरे यह कहते ही वह मर्द खींच गया। मैडम, आप मालिश करवाने आई हैं या पैर पूजवाने? मैं महिलाओं की टांगों की मालिश नहीं करता। तो क्या उनके वक्षों की मालिश करते हो? यह कहती हुई मैं पैंट पहनने लगी। फिर उस कमरे से बाहर आकर बगल वाले कमरे में चली गई। वहां एक महिला एक पुरुष की देह की मालिश करते करते सहवासरत हो गई थी। मालिश संभोग में बदल गई थी। मैं वहां से दूसरे कमरे में पहुंची तो देखा एक पुरुष महिला के स्तनों को चूस भी रहा है और उसकी मालिश भी कर रहा है। मसाज सेंटर के नाम पर वेश्यावृत्ति। मैं यह देखकर ही कांप गई। आखिर सबको हो क्या गया है? मैं बुदबुदाती हुई उस मसाज सेंटर के मालिक के केबिन में जैसे ही घुसी, वह घबराकर उठ खड़ा हुआ। आपने मालिश करवा ली? मालिश नहीं, सहवास कहो। यहाँ कौन किसकी मालिश कर रहा है? महिलाएं पुरुषों की मालिश करें या पुरुष महिलाओं की मालिश करें? आखिर शोषण तो महिलाओं का ही होना है। पुरुषों के दिमाग को मानना पड़ेगा। नित्य नई महिलाओं का उपभोग करने के लिए वे कोई न कोई नायाब तरीका ढूंढ ही लेते हैं। मसाज के बहाने वेश्यावृत्ति का धंधा तो खूब फल फूल रहा है। आपकी कमाई भी अच्छी खासी हो रही है। मैं ठीक कह रही हूं ना? क्या आपको पसंद नहीं आया? मैडम, यहाँ जो महिला आ जाती है वह बड़ी मुश्किल से जा पाती है, और आप तो हमारा सारा राज जान चुकी हैं। आपको तो अब हम किसी भी कीमत पर खो नहीं सकते। यह कहकर वह मेज की दराज की ओर हाथ बढ़ाने लगा। मैंने उससे पहले ही पिस्तौल उसकी ओर तान दी। मिस्टर, अलविदा।
तुम एक ऐसे वेश्यालय का संचालन कर रहे हो जो धीरे धीरे पूरे समाज को ही वेश्या बना देगा। तुम्हें मैं चाहकर भी जिंदा नहीं छोड़ सकती, ये मेरी सबसे बड़ी मजबूरी है। मेरे शब्द खत्म होते ही गोली चल गई। गोली उसके सिर में लगी थी। मैं वहां से बाहर आई और एक ऑटो रिक्शा पर बैठते हुए बोली, मुझे जल्दी रेलवे स्टेशन छोड़ दो। अच्छा मैडम, कहते हुए ऑटो चालक ने ऑटो स्टार्ट कर दी। हेलो मेरी प्यारी दोस्तों, स्टोरी कैसी लगी कमेंट में बताना। कहानी अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। धन्यवाद।